नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर कोर्ट हाजत में एक कैदी ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना पुलिस जवानों की मौजूदगी में हुई और कैदी को हाजत की गाड़ी से फिर अस्पताल भेजा गया। जिस कैदी ने खुदकुशी की कोशिश की उसका नाम जुम्मन मियां है, जिसने हाजत प्रभारी पर पिटाई का आरोप लगाया है। जुम्मन मियां के मुताबिक पिटाई से तंग आकर ही उसने खुदकुशी की कोशिश की है। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से दे रहे हैं। कोर्ट हाजत में कैदी ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना पुलिस जवानों की मौजूदगी में हुई। काट लिया। कैसे? वो देखिए को उन्हें जा रहा था। कैसे काट लिया? आगे बताओ ना। क्या कहें, हम कैसे काटा है तो हम देखबे नहीं किए। कहाँ था? हम तो दूसरा आदमी में थे हाजत में। अच्छा, इसको देखे ना, टिकट लेते लेके आ रहे हैं। कैदी है? हाँ कैदी। तुम भी कैदी है? हम भी कैदी है। तो हाजत में खुदकुशी की कोशिश की गई है। इसमें सवाल उठ रहा है कि आखिर सुरक्षा वहां पर पूरी क्यों नहीं थी। और जो आरोप लगाया गया है कैदी की तरफ से, जुम्मन मियां कैदी का नाम बताया जा रहा है, जिसने अपना गला काटने की कोशिश की। उसका आरोप है कि हाजत प्रभारी उसकी पिटाई किया करता था और यही वजह है कि इसी से तंग आकर, पिटाई से तंग आकर उसने खुदकुशी की कोशिश की। ऐसे में अब पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं और देखना होगा कि इस मामले की जांच किस तरीके से की जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको मौके की दिखा रहे हैं, जब हाजत में एक कैदी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, अपना गला काट लिया है। हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर कोर्ट हाजत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पुलिस की कस्टडी में जवानों की मौजूदगी में ये कदम उठाया गया है। कैदी की तरफ से खुदकुशी की कोशिश की गई है, अपना गला काटने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि वक्त रहते अस्पताल भेज दिया गया कैदी को और अभी उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेगूसराय के पीपर गांव में लोगों ने 3 युवकों को धर दबोचा। तीनों हथियार लहराकर भाग रहे थे। ग्रामीणों ने पहले तीनों की जमकर पिटाई की, जिसमें एक मुकेश नामक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने मौत की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि तीनों गांव की एक छात्रा को खोजने के लिए आए हुए थे, लेकिन छात्रा के नहीं मिलने पर महिला प्रधानाध्यापक से मारपीट की, जिसके बाद गांव वालों ने पकड़कर उन तीनों की पिटाई कर दी। तीनों की पहचान मुकेश महतो, हीरा सिंह और बोन्यू सिंह के रूप में की गई है, जिसमें 2 बेगूसराय और एक समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। लोग बुलाए और क्रिमिनल को, उस व्यक्ति को मारपीट कर दिए। जख्मी अवस्था में है, तीनों को तीन है और तीनों को इलाज है तो तुरंत भेजा गया। जब हम बोले ना, जो देखने नहीं लगता है पीने हैं, तो जाइए उसके घर पर जाइए, तब रूम में घुस गया, जबरदस्ती देखने लगा उसको। और अगली खबर सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा से है, जहां एक ठेकेदार की दबंगई और स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल ईंट गिरने से घायल बेटी का इलाज कराने के लिए एक मजदूर सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। इसके बाद सिंचाई विभाग में भवन निर्माण का काम करा रहे ठेकेदार ने जबरन सदर अस्पताल बिहार शरीफ से मृत बच्चे को उठाकर पैदल पिता के कंधों पर ही भेज दिया और स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम तमाशा बनकर देखता रहा। मासूम के पिता अपने बच्चे को खोने के बाद रोता रहा, अस्पताल के बेड के नीचे बिलखता रहा, लेकिन सहारा देने की जगह मजदूर के बेटे के साथ सिस्टम की शव यात्रा निकाल दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कर पाया। बाद में अस्पताल की दहलीज पर आम लोगों को नहीं रहा गया और बाइक पर किसी तरह से शव को लेकर मजदूर खंदकपुर पहुंचा। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या सरकारी अस्पताल में मासूम की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन की जगह ठेकेदार ने शव हटाने का ठेका ले रखा है, या फिर अपनी गलती को दबाने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। यहाँ बच्चा नीचे खेल रहा था, हम निकाल कर ऊपर से ईंटा गिर गया सिर पर। कैतला पर जब केतला पर से देखा तो नहीं ना सर कि केतला पर से गिरा। कौन भवन बन रहा था? पंचायत सिंचाई विभाग बन रहा है सर। सिंचाई विभाग कहा? तो बच्चा कहाँ था? बच्चा नीचे में जा गया। कहाँ घर है आपका? घर कहाँ? घर में यार
ऑफिस में बैठे हुए थे तो सुने कि एक बच्चा को चोट लग गया है, गिर गया है, तो नीचे उतरे तो तब तक ये लोग यहाँ पे लेके आए हुए थे। अब आए पीछे तो देखे तो ऐसा। किस विभाग का ऑफिस था? जी सिंचाई विभाग। अच्छा, आप वही काम करते हैं? जी। और अब आपको पलटू पप्पू की कहानी बताते हैं, जो मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे। दरअसल पप्पू यादव ने कल मुजफ्फरपुर में भारत बंद के दौरान अपने ऊपर हमले की बात कही थी और मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन चंद घंटों के बाद सांसद की सिसकी का खुलासा हो गया। घटनास्थल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ पता चल रहा है कि पप्पू यादव बंद समर्थकों से आराम से बातचीत कर रहे हैं और आंदोलनकारियों उनसे अपनी मांगों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं और पप्पू यादव जाने देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सांसद महोदय जाम से निकले, पप्पू यादव का सामना मीडिया से हो गया। बस फिर क्या था, बाहुबली की निकल पड़ी सिसकी और सुर्खियां बटोरने के लिए वो फूट फूट कर मीडिया के सामने रोने लगे। लगता है सुनते नहीं, इसलिए मैं डेली बोलता हूँ बाबू। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि पद यात्रा है, मुझको बैक हो गए, मैं आपको हर्ट नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट नहीं करके समर्थन का विजन कीजिए। आपको तब मेरा दिल की बात में यूट्यूब में सुनो, ने क्यों नहीं सुनते हो भैया? चलिए, अच्छी बात है, सब कुछ तो यूट्यूब पर है। वहीं जब पप्पू यादव की पोल खुली तो वो सामने आए और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। पप्पू ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर जांच में वो दोषी पाए गए तो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं पप्पू के ड्रामे को लेकर जेडीयू और आरजेडी ने निशाना साधा है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि यादव नेताओं में वर्चस्व की होड़ मची है। तेजस्वी, पप्पू या फिर शरद, सब नेता बनने के लिए नौटंकी में लगे हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजिया यादव ने कहा कि ऐसी पॉलिटिक्स पर पप्पू यादव को शर्म आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति पप्पू की बस की नहीं है, उन्हें फिल्म की दुनिया में चले जाना चाहिए। के काम करिए, मेरे साथ सीआरपी के गार्ड हैं, उन्होंने जो उसी वक्त रिपोर्ट भेजा है सीआरपी हेडक्वार्टर को, अपने बॉस को, उनसे पूछ लीजिए किस तरीके से पीछे से काफिला पर हमला हुआ। किस पर भरोसा है? मंदिर पर, भगवान पर, न्यायालय पर, सीबीआई पर। हम चुनौती स्वीकार करते, ये चुनौती स्वीकार करें और 15 दिनों के अंदर एसपी गिरी से रिजाइन कर दे, या नहीं तो हम राजनीति नहीं, सीधा। देखिए, बात पप्पू यादव के वीडियो की नहीं है। ये बिहार की राजनीति में नौटंकीबाजी का चलन शुरू हो गया है। इस नौटंकीबाजी में भी एक खास कला है। हमारे यहाँ यादव जाति में वर्चस्व किसका हो, इसकी लड़ाई शुरू हो गई है और ये वर्चस्व हासिल करने के लिए लोग तरह तरह की नौटंकी कर रहे हैं। कोई कृष्ण बनता है, कोई अर्जुन बन जाता है, कोई रोने लगता है, कोई भीष्म पितामह दिल्ली में प्रकट हो जाते हैं। तो सब घूम फिर के कि यादव समाज के सबसे बड़ा नेता कौन हो, लेकिन ये सब भूल गए हैं कि सब नौटंकियों के शहंशाह तो माननीय लालू जी हैं। हमला तो श्याम रजक जी पे हुआ, जनप्रतिनिधि हैं, दुखद घटना है, हमला नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पप्पू जी का सवाल है, तो ये तो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, नौटंकीबाज हैं, इन पे कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन ये नौटंकी में ये भले ही सोच रहे हैं कि ये बहुत सफल हुए, लेकिन नौटंकी में भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि सबको पता है ये नौटंकी कर रहे हैं। इतना शौक है ड्रामेबाजी का, नौटंकी करने का, तो फिल्म वर्ल्ड में चले जाएं, अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। और ये दुख होता है कि एक सांसद है, एमपी के पद पे हैं और इस तरह की इन्हें नौटंकी करने की ज़रूरत पड़ रही है पब्लिसिटी के चलते। तो पप्पू यादव जी, आप ये नौटंकी बंद करें, आप पे कोई पथराव नहीं हुआ था। और लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही एनडीए में सीटों का अब तक बंटवारा ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी नेताओं ने सीट को लेकर अपनी दावेदारी अभी से ही शुरू कर दी है। इसमें पहला नाम बीजेपी नेता और राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार का है, जिन्होंने अब लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। 7 बार के विधायक और मंत्री प्रेम कुमार का कहना है कि आलाकमान अगर लोकसभा चुनाव लड़ने की मंजूरी देता है तो वो राज्य में कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार है। पार्टी आलाकमान के द्वारा निर्देश मिलता है चुनाव लड़ने का, तो लगता है कि लंबे समय तक संसदीय कार्य का अनुभव रहा जा करके है और विधायी कार्य करते रहा हूँ। आम जनता के बीच बिहार की जनता की सेवा करने का मौका मिला है जाकर के। उस आधार पर एक बार लगता है कि भाई बिहार के साथ साथ देश की भी सेवा करूँ जा करके, तो पार्टी आलाकमान द्वारा यदि ऐसा निर्देश मिलता है, हमारी इच्छा है कि एक बार लोकसभा का मैं चुनाव लड़ूंगा। अब तो हम पार्टी पर छोड़ रहे हैं,
पार्टी जिस सीट पर, लोकसभा सीट पर लड़ने का अवसर देगी तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा। और सवर्णों के भारत बंद के बाद मंत्री नंदकिशोर यादव ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। मंत्री ने कहा उन्होंने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबराकर कांग्रेस देश को बांटने के लिए साजिश कर रही है। मंत्री ने कहा जनता कांग्रेस के हर मंसूबे पर पानी फेरेगी और 10 सितंबर को वाम दलों का बंद विफल रहेगा। कांग्रेस साजिश करी। कांग्रेस को पता है कि अगर 2019 में मोदी जी फिर से जीत के अगर आ गए तो आने वाले दिनों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये लोग सत्ता के लिए ललायत लोग हैं जो इस प्रकार का गठबंधन बना करके देश को आगे ले जाने वाली सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर उठते सवालों के बीच राजधानी पटना में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कल रात सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कमिश्नर और उनकी पत्नी की हत्या से स्थानीय लोग जहां सकते में हैं, वहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। परिजन किसी भी विवाद की बात से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को लेकर तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। साथ ही एफएसएल की टीम भी मामले की तफ्तीश में जुटी है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया। आप बराबर आते जाते हैं? नहीं, अभी दो महीने पहले आया था। 2 महीने पहले आया था। तो पिताजी से बातचीत होती रहती थी, कभी कुछ उन्होंने शक वगैरह कभी जाहिर किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, सारा चीज नॉर्मल चल रहा था। नॉर्मल चल रहा था। आपको क्या लगता है अपना? नहीं, कोई अंदर का ही होगा, बाकी पुलिस को अपना काम करने दीजिए। कमिश्नर दंपति की हत्या के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वे विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम को परिजनों से जाकर माफी मांगनी चाहिए। वहीं आरजेडी ने सीएम से इस्तीफे की मांग की है, जबकि जेडीयू ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। कमिश्नर हाई प्रोफाइल की बात है, उनके पति पत्नी दोनों की एक साथ हत्या कर दी गई है, लेकिन उसके अलावा भी जघन जघन अपराध और हो रहे हैं जिसके बारे में ये लोग यही कहते हैं कि नहीं यहाँ सुशासन है, कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, कार्रवाई हो रही है तो क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो होना चाहिए रोगी के रोग हो जाने के बाद उसको टैबलेट या इंजेक्शन देके ठीक करना निदान नहीं है। उसका निदान ये है कि रोग क्यों हुआ उसको रोकना चाहिए। कमिश्नर थे, रिटायर्ड कमिश्नर थे, उनकी पत्नी की हत्या हो गई। अब तो बिहार में कोई सरकार ही नहीं है और सरकार को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सरकार इनसे चल नहीं रही है। अपने कार्यकाल में जो इस ढंग की व्यक्तिगत कारणों से हत्या हुई है, क्या उसकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेवारी लेने का औकात है आपका? भाई, आपराधिक घटनाओं पर इस ढंग का मंतव्य दिया जाना, आपराधिक घटनाएं चुनौती होती है और उद्वेदन करके निकालते हैं। और पटना में डबल मर्डर पर केसी त्यागी ने दुख जाहिर किया है। हालांकि विपक्ष की राजनीति पर पलटवार भी उन्होंने किया है। क्रम हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अफसोस है कि इस तरह की नृशंस हत्या हुई। बड़ा सवाल ये है कि स्टेट का क्या रोल है? क्या राज्य उसको बचाने में है? क्या मुख्यमंत्री उनके आसपास के लोग अभियुक्तों को बचाने में या सजा दिलाने में? एक भी कार्रवाई, हम चुनौती देते हैं विपक्ष को, एक घटनाक्रम ऐसा बताया जाए जब सरकार की ओर से किसी अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया गया। हमारे पास 1000 सबूत हैं और उदाहरण है जब 15 साल तक अभियुक्तों को न सिर्फ बचाया जाता था बल्कि निर्दोष लोगों को फंसाया जाता। बेगूसराय में हथियार के बल पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गांव के ही पूर्व मुखिया और उसके 2 सहयोगियों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक वो कृष्ण जन्माष्टमी देखकर लौट रही थी, तभी हथियार के बल पर पास के गाछी में लेकर उसे चले गए ये लोग और फिर घटना को अंजाम दिया। शिकायत के बाद मुफस्सिल थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपके साथ गलत प्रॉब्लम। कहाँ साथ जा रहे? नौ से देख के जा रही। कहाँ? बाथरूम तक। हाँ। बस रात है जा रहे हैं, बस पकड़ के कार्यालय में सब कल के होते तो आ जाए। क्या हो कर लिया? मतलब प्यार कर। क्या आदमी था? 2-3 बता रही है मुंगेर से हम मेला देखने कृष्णाष्टमी में आए थे
और रात के 10 बजे जा रहे थे तो मेरे साथ गलत काम हुआ है। तो महिला रीता को बुलाए हैं, वो बयान लेगी तो फिर जांच होगा, कार्रवाई होगी। उधर बक्सर के कुरान सराय में भूख से हुई बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने के दौरान आरा परिसदन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सृजन घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि बिहार में सरकार को निरस्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तब जाकर सृजन घोटाले की जांच में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने इशारों ही इशारों में सृजन घोटाले के जाल में कई बड़ी मछलियों के फंसने की बात भी कही। तो कहने का गर्ज ये है कि यहाँ हालत बहुत खराब है और इसीलिए हम बार बार मांग करते हैं वहाँ से केंद्र से कि अगर बिहार की जनता के प्रति आपको थोड़ी भी संवेदना है तो यहाँ समय गंवाए बिना राष्ट्रपति शासन आप करवाइए, ताकि सारी बातें जैसे सृजन घोटाला का मामला हुआ, अन्न घोटाला का मामला हुआ, वो आसरा गृह का मामला हुआ, अल्पवास गृह का मामला हुआ, या बीएड में जो गड़बड़ी चल रही है उसका हुआ, डेली घुसखोरी की बात चल रही है, या मद्य निषेध में गरीबों को फंसाने की बात आई है, या बालू में बड़े बड़े तस्करों का पौबारा हो रहा है। ये सारा मामला होता रहेगा अगर ये सरकार रहेगी तो। और बिहार की कई नदियों में बढ़ रहे जलस्तर के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खगड़िया के संसारपुर के पास पारा मेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया है, साथ ही कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी वजह से लोग NH-31 पर अपना आशियाना बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण निचले इलाकों में तबाही मची है। वहीं छपरा में भी सरयू उफान पर है। वहीं मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़कर 38.58 मीटर तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पानी की यही स्थिति रही पानी बढ़ने की तो मजबूरन गांव से पलायन कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। उधर पटना में गंगा और सोन नदी उफान पर है। पटना से सटे दानापुर, दियारा और मनेर के गांव इसकी चपेट में आ गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। गंगा और सोन नदी के जलस्तर में आई अचानक वृद्धि के वजह से दर्जनों गांव में पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग डरे सहमे हैं। कैसी स्थिति हो गई? दियारा के बाढ़ से बहुत प्रभावित स्थिति हो गई है, बहुत खराब स्थिति हो गई है। पानी 2-3 दिन से लगातार बढ़ते ही जा रही है। सरकार की इस पे कोई ध्यान नहीं। देरा में अभी बाढ़ की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो गया है। कल के रफ्तार में जो पानी भरा है, आज सुबह से भी पानी बढ़ रही है। इस कारण से आवागमन जो है पूरी तरह हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो गया है। नाव जो है कि रास्ते की वजह से इधर लग रही है। साथ ही साथ नाव पर से उतरने के बाद में हम लोग छाती भर पानी हिल के अपने गांव वगैरह में जा रहे हैं। उधर भोजपुर की बड़हरा में गंगा नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं गंगा नदी में लगातार हो रहे वृद्धि से बाढ़ का पानी से लगभग आधा दर्जन गांव में घुस गया है, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि गांव के अंदर जाने वाली सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं और लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोग बीच गंगा में जान जोखिम में डालकर गंगा की उफनती लहरों के बीच नाव से सफर कर रहे हैं, जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये पानी में घुस के आ रहे हो, कोई रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ता नहीं। कितने दिनों से बाढ़ आई है यहाँ पे? 3-4 दिन हो गया। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? पानी के आ रहा। ऐसे ही डेली आते जाते हैं? हाँ। क्या स्थिति है पानी के, बाढ़ की क्या स्थिति है? नहीं, वाटर लेवल गंगा का बढ़ रहा है। जैसे शुरू से ही ट्रेंड बढ़ता आ रहा है 2-3 दिन से। हम लोग वही मुआयना करने आए हैं क्षेत्र में कि सब देख के सारी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हम लोगों ने कर दिया है और जो भी शरण स्थल है उनसे उसको देख लिया गया है। और जो भी राइजिंग ट्रेंड है, जो भी अभी जैसे जैसे पानी बढ़ेगा आपको सूचना मिलेगी, तदनुसार सब कार्रवाई हम लोग करेंगे। रोहतास के कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर से चिनारी के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। खेतों में पानी घुस आया है। सड़क झील में तब्दील हो गए हैं, जिससे बाढ़ पीड़ितों को खासी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि लगातार बारिश होने की वजह से कांव नदी इन दिनों उफनाई हुई है और इसी की वजह से इलाका पूरा जलमग्न नजर आ रहा है।
उधर छपरा के पास गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा के उफान के बाद आसपास के इलाकों में तेजी से पानी प्रवेश कर रहा है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी तटीय इलाके के लोगों को हो रही है, जहां पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं शहर से सटे प्रभुनाथ सिंह इंटर कॉलेज परिसर में भी सरयू नदी का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। बहुत आगे आने जाने में बहुत कष्ट होता है। 3 दिन से हम आ रहे हैं सर, ठीक है। कल कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है पानी सर, बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। और आने जाने का बहुत कष्ट है। परसों से पानी थोड़ा थोड़ा आयल, काल पूरा आ गया बा, आज भी ज़्यादा बा पानी। ये बहपुर पुल के अथी दरवाजा जो केवाड़ बा वो बंद बा, ऐसे पानी इन्हें घूम जाता। तो परेशानी क्या हो रहा बा अभी तक? परेशानी हो रहा बा कि आवे जाए में दिक्कत बा। कॉलेज में लड़का एडमिशन के सब निकलल बा थी, बीए के इंटर के बिहार बोर्ड से कि एडमिशन लेवे के बाद 8 तक जो में लड़का आवे में दिक्कत बा सकता है। एकरा के सीट बढ़ावल जाए, मैंने समय बढ़ावल जाए एकरा के। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुजफ्फरपुर से खबर। मेडिकल लैब टेक्नीशियनों ने आज दूसरे दिन भी मुजफ्फरपुर में विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल के समर्थन में सदर अस्पताल पहुंचे पैथोलॉजी लैब संचालक और टेक्नीशियनों ने सदर अस्पताल के पैथोलॉजी में काम कर रहे कर्मियों से समर्थन की अपील की। पैथोलॉजी संचालकों ने सिविल सर्जन से मिलकर जिले के सभी पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे कर्मियों की डिग्री की जांच की मांग की। जाहिर है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन काउंसिल बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी ये हड़ताल 13 सितंबर तक जारी रहेगी। हालांकि मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में इस हड़ताल का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। हम लोग अपनी काउंसिल की मांग को पुरजोर ढंग से रखने के लिए सिविल सर्जन के ऑफिस आए हुए हैं। हम लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इस सारे सरकारी और गैर सरकारी जगहों पे हम ही काम करते हैं, वो ब्लड बैंक हो, RNTCP सेंटर हो, एड्स कंट्रोल हो या प्राइवेट जगह पे हो। हम लोग अपने अधिकार के संरक्षण के लिए यहाँ सिविल सर्जन के आए हुए हैं। प्रभाव पड़ा है कि अभी हम 50 लैब के जो भी संचालक हैं आपके सामने खड़े हैं, तो स्वाभाविक है 50 लैब अभी बंद है, उससे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। करीब 70 से 80% यहाँ मुजफ्फरपुर का लैब बंद है। और पैथोलॉजिकल काउंसिल के गठन की मांग। मेडिकल लैब टेक्नीशियनों की हड़ताल से अस्पतालों में पैथोलॉजिकल जांच पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। लैब टेक्नीशियनों ने पटना सिटी के गमकुआ स्थित NMCH के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मेन मांग हम लोगों का काउंसिल फॉर्मेशन का है, जो सालों साल से लंबित है राज्य सरकार और भारत सरकार में। अभी तक काउंसिल फॉर्मेशन नहीं हुआ और राइट टू प्रैक्टिस नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारा काउंसिल फॉर्मेशन हो के राइट टू प्रैक्टिस दिया जाए, ताकि टेक्नीशियन के हित में हो। टोटल पैथोलॉजी का बैग टेक्नीशियन करता है, केवल डॉक्टर साइन करते हैं और टोटल श्रेय डॉक्टर ले जाते हैं और टेक्नीशियन केवल काम करने तक ही सीमित है, नहीं इसकी कोई पहचान है।